एक लंबे समय पहले एक गांव में एक छतरी वाला रहता था। उसका नाम प्रजय था। प्रजय हर रोज उसके बनाए हुए छतरियों को 4 पहिए वाले गाड़ी पे गांव में बेचता था। प्रजय के छतरियां गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में अच्छे दाम पे बिक जाते थे। ऐसे प्रजय का व्यापार अच्छा चल रहा था। लेकिन सर्दी के मौसम में व्यापार अच्छा ना चलना प्रजय को चिंतित करता था। चिंता के कारण वो सोच में पड़ गया जब उसे उसके सामने 2 बच्चे, एक कुत्ता और एक बॉल के साथ खेल रहे थे। तब आहा, उस कुत्ते पे लगे धब्बे और उस बॉल के 12 रंगों के जैसे अगर मैं भी छतरियों को बनाने में इनका इस्तेमाल करूं तो ऐसे अपने विचार के अनुसार अलग तरह के छतरियां बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले छतरी के तैयारी के लिए जरूरी पॉलिएस्टर कपड़े को खरीदता है और फिर उस छतरी पे लगाने के लिए रंगों को इकट्ठा करता है। एक एक छतरी को अलग तरह बनाने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करता है। लगाए हुए रंग मिटे ना, इसके लिए उन्हें भापता है। ऐसे अलग अलग तरह के छतरी बनाता है प्रजय। कुत्ते पे लगे धब्बे का छतरी, इंद्रधनुष के रंगों वाला छतरी, पानी में कूदते हुए डॉल्फिन्स की छतरी, रंगीले फूल की छतरी, हाथी के चित्र के छतरी, विश्व के नक्शा वाला छतरी, पीले बतख के छतरी, ऐसे तरह तरह के छतरी बना के उसे गाड़ी पे गांव में बेचने जाता था। प्रजय के पास एकदम नए विभिन्न प्रकार के अलग अलग छतरी होते देख गांव के सारे लोग आकर्षित हो गए और उस तरह सर्दी का मौसम होते हुए भी उसके छतरी अच्छे दाम पे बिक जाते हैं। प्रजय का व्यापार अच्छा चलने पर उस पे कल्पना नामक एक और छतरी व्यापार चलाने वाली की नजर पड़ती है। ओहो, तो ये है वो आदमी जिसके कारण मेरा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा। छतरियों पे अजीब तरह के चित्र डालने से इतना बिक जाते हैं क्या? अब बिना किसी देर के इसका काम तमाम करना होगा। ऐसे कल्पना प्रजय के प्रति ईर्ष्या और द्वेष पैदा करने लगी और सोचती है कि उसका व्यापार ठीक चलाने के लिए प्रजय के व्यापार में मुश्किलें खड़ा कर देगी। प्रजय की नए प्रकार के छतरियों की तरह वो भी तैयार करने के लिए चीजें तैयार रखती है और काम करना शुरू कर देती है। काम में व्यस्त कल्पना को देख उसके पति, अरे कितना देर ऐसे छतरियां बनाते रह जाओगी? तुम तो वैसे भी कह रही थी कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर इतना कष्ट लेने की क्या जरूरत है? हमारे गांव में प्रजय नामक एक छतरी बनाने वाला है। सर्दी के मौसम में छतरियां बिकती ही नहीं, मगर उसके पास रंग बिरंगे अलग प्रकार के नए छतरी देख सब लोग खरीद रहे हैं। इसीलिए मैं भी उसी प्रकार के छतरियां बना रही हूँ। अच्छा, परंतु तुमने अगर उसके ही जैसे छतरियां बनाई तो इस बात की क्या यकीन है कि लोग तुमसे भी उसी तरह खरीदेंगे? इसीलिए मैंने इसका एक उपाय सोचा है। ऐसे कहकर अपने पति को सब समझाती है। अपने पति के साथ रात को प्रजय के घर जाती है। प्रजय वहां छतरियां बनाना खत्म करके परिवार के साथ भोजन के लिए दूसरे कमरे में जाके बैठता है। ये देख छतरियों को रखे हुए कमरे में खिड़की के लोहे के छाड़ों को खींच के अपने पति को अंदर भेजती है। उसके पति अंदर जाके छतरियां सारे एक एक करके बाहर रुकी कल्पना को दे देता है और वहां की सारे छतरियां गायब कर देते हैं। प्रजय जब अगले दिन हर रोज की तरह अपनी छतरियों को बेचने लेने उस कमरे में जाता है तो वहां एक भी छतरी ना दिखाई देने पर चिंतित हो जाता है और तुरंत सारा घर ढूंढने लग जाता है। पायल, पायल, कहाँ हो तुम? इस कमरे में एक भी छतरी नहीं दिखाई दे रही है, सब गायब हो गए। तुमने देखा है
जल्दी इधर आओ। ऐसे घर में सबको चिंता में डाल देता है। दूसरी ओर प्रजय के घर से लाए हुए छतरी सारा कल्पना ने उसके घर के पिछवाड़े में छुपा लिया। अब तो इनको ऐसे छुपा लिया ठीक है, पर वो और भी ऐसे छतरी बनाकर बेच सकता है ना, तब तुम क्या करोगी? ये सारे छतरी बनाने के लिए उसे कम से कम 4 दिन तो लग ही जाएंगे, और ये 4 दिन बस है मुझे अपने छतरी बेचने में, ऐसे कहती है। कल्पना की बेटी घर के पिछवाड़े में खेलते खेलते रंग बिरंगे इन छतरियों के चित्र की ओर आकर्षित होती है और उसमें से एक छतरी निकाल के खेलते खेलते घर के बाहर के गली में चली जाती है। उसी गली में साइकिल पे गुजरते हुए प्रजय को अपने छतरी के साथ खेलती हुई एक बच्ची नजर आती है और रुक जाता है। तुरंत उस बच्ची के पास जाता है और बेटा, तुम्हारे पास ये छतरी कहाँ से आया? मेरे घर के पिछवाड़े में बहुत छतरियां हैं, उसमें से एक लाई। मुझे भी वहां ले जाओगे? ऐसे वो कल्पना के घर के पिछवाड़े में जा पहुंचता है। 2 दिन पहले गायब हुए सारे छतरी वहां पे दिखाई देने पर प्रजय चौंक जाता है और इसी समय अपनी बच्ची को ढूंढने के दौरान कल्पना भी वही आती है और प्रजय को देख घबरा जाती है और चले जाती है ये सोचकर कि उसको सच का पता लग गया। कल्पना के घबरा के ऐसे चले जाने देख प्रजय को समझ आता है कि उसने ही इन सारे छतरियों को चुराया है। सच पता लगने पर प्रजय दुखी होता है और सोचता है कि छतरियों पे चित्र के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं और इसीलिए नए प्रकार के छतरी बनाने का निश्चय करता है। केवल अलग अलग चित्र और रंग ही नहीं, बल्कि एकदम नए प्रकार के छतरी बनाना शुरू कर देता है। बहुत ही आकर्षणीय तरह के सिर पे बेल्ट से बांधने वाले छतरी, मोटर बाइक पे जाते समय बारिश और धूप से बचने के लिए अलग तरह के छतरी जिसको गाड़ी पे बेल्ट के द्वारा फिक्स कर सकते हैं। 3 साल तक के बच्चों के लिए भी छोटी सी छतरियां, होटल में बाहर के टेबल पर बैठने वालों को धूप से बचाने के लिए अलग तरह के बड़े और भारी छतरियां। ऐसे तरह तरह के और एकदम नए प्रकार के छतरियों को बड़े आकर्षक रूप में और रंगों में बना के उन्हें बेचना शुरू करता है। ऐसे उन नए प्रकार के छतरियों को बेचने के दौरान एक दिन प्रजय को कल्पना दिखती है और कल्पना तुरंत शर्म से अपना मुंह मोड़ लेती है और वहां से चलने लगती है। जब रुकिए बहन जी, 1 मिनट। प्रजय के उसको बहना बुलाने पर कल्पना को समझ में आता है कि वो शायद उस पे गुस्सा नहीं है और पीछे मुड़ती है। आप बस एक बात बोल देती कि मेरे व्यापार के वजह से आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, मैं समझ जाता और पड़ोसी शहर में जाके भी अपने छतरियां बेचता। अभी भी देर नहीं हुआ है। आपने जैसे सोचा वैसे ही आपके चित्र के छतरियों का व्यापार चलाइए। मैं अपने अलग प्रकार के छतरियां बाकी भी पड़ोसी शहरों में बेचूंगा। तुम्हारे व्यापार को अब मेरे व्यापार से कोई दिक्कत नहीं होगा और तुम खुशी खुशी अपना व्यापार यहाँ चला सकती हो। मैंने गलती कर दी भाई साहब, अगर आपसे पहले ही बात कर लेती तो शायद इसका उपाय तभी मिल जाता, पर मैं अपनी स्वार्थ के कारण खुद शर्मिंदा हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे कल्पना और प्रजय अपने अपने व्यापार चलाते खुश रहते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? शांति से बैठ के सोचने से और बात करने से बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल आसानी से मिल जाएगा। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था करुणा। वो तरह तरह के अचार बनाकर बेचती थी। करुणा का स्वभाव बहुत ही अच्छा और मददगार था।
उस गांव में कोई अचार की दुकान नहीं थी। कुछ ही दिनों में करुणा का व्यापार बढ़ने लगा और उसने अपने घर के बाहर एक नई दुकान लगाई जहां से वो अचार बेचने लगी। रोज की तरह करुणा अपनी दुकान में अचार बेच रही थी जब वहां एक विघ्नेश नामक व्यक्ति आया। एक अचार की बरनी कितने की है? एक बरनी 25 रुपए की है बेटा। ठीक है, मुझे एक बरनी टमाटर की अचार चाहिए। करुणा ने एक टमाटर के अचार की बरनी उसे दी। विघ्नेश ने उसे 50 रुपए दिए। करुणा ने अपनी पोटली में 50 रुपए रखकर 25 रुपए विघ्नेश को वापस दिए। विघ्नेश ने देखा कि करुणा की पोटली पैसों से भरी हुई है। करुणा की पोटली में बहुत पैसे हैं। किसी तरह मुझे वो पोटली उससे छीननी होगी, लेकिन कैसे? उसने सोचा कि मैं करुणा से पानी मांगता हूँ। करुणा पोटली रखकर विघ्नेश के लिए पानी लेने गई। करुणा के वापस आने से पहले मुझे वो पोटली लेनी होगी। जैसे ही विघ्नेश ने वो पोटली लेने की कोशिश की, तभी करुणा वापस आ गई। मेरी पैसों की पोटली क्यों उठा रहे हो विघ्नेश? कुछ देर तक उन दोनों में बहुत बहस चली। और विघ्नेश ने कहा, अब ये पंचायत ही तय करेगी कि ये पोटली किसकी है। तो अब मुझे पंचायत में बताना पड़ेगा कि ये मेरी पोटली है। विघ्नेश अभी छोटा है और अगर पूरी पंचायत के सामने उसे गलत साबित किया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो अपनी गलतियों से खुद सीख जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये पोटली तुम्हारी है तो तुम इसे रख लो, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। विघ्नेश ये सुन के बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। वो घर पहुंचते ही उस पोटली के पैसों को गिनने लगा। लगता है करुणा अचार बेचकर बहुत पैसे कमाती है, तभी उसने अपनी पोटली मुझे दे दी। मैं भी स्वादिष्ट अचार बनाकर बेचूंगा। अपने पैसों में करुणा से चुराए हुए पैसे जोड़कर उसने नई सामग्री लाई और अचार बनाना शुरू किया। करुणा की दुकान के ठीक सामने विघ्नेश ने अपनी दुकान लगाई। अचार ले लो अचार, नींबू आम मिर्ची की ताजी अचार। करुणा ने ये देखा कि इसने मेरे पैसों से अपनी दुकान ठीक मेरी दुकान के सामने लगाई है, लेकिन फिर भी करुणा के जो ग्राहक थे वो उससे ही अचार लेते थे। ना कि विघ्नेश से, क्योंकि विघ्नेश एक नया व्यापारी था। लोग उसकी दुकान से अचार नहीं ले रहे थे और इसके चलते अचार पड़े पड़े सड़ने लगे। विघ्नेश बहुत दुखी हो गया था। मेरी बनाई हुई अचार खराब हो रही है, अब इससे कौन खरीदेगा? ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और विघ्नेश का व्यापार बंद हो गया। विघ्नेश के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो दुख में सारा दिन दुकान पर ही बैठा रहता था। करुणा ये सब देख रही थी। करुणा से विघ्नेश का दुख देखा न गया। और वो उसके दुकान पर गई। विघ्नेश ने करुणा को देखकर भी अनदेखा किया। विघ्नेश, तुम क्यों दुखी हो? तो
तुम अचार की बरनियां बदल क्यों नहीं रहे हो? विघ्नेश ने करुणा को पूरी बात बताई। चिंता मत करो विघ्नेश, इस बार मैं जैसा बताऊंगी वैसे ही अचार बनाना। मैं तुम्हें अचार की पूरी सामग्री खरीदने के लिए भी पैसे दूंगी और जब तुम्हारा व्यापार फिर से चल पड़ेगा तब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। मैंने आपकी पोटली चुराई, आपकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाई और आप फिर भी मेरी मदद कर रही हैं। मैं ऐसा बुरा बर्ताव फिर कभी नहीं करूँगा। जैसा करुणा ने बताया, विघ्नेश ने वैसा ही किया और जल्द ही उसका व्यापार बढ़ने लगा। विघ्नेश ने करुणा के सारे पैसे लौटा दिए। अब हर काम ईमानदारी से करना विघ्नेश। आपकी अच्छाई के कारण आज मैं अच्छे से व्यापार कर पा रहा हूँ। आज से मैं आपकी मदद करूँगा और आसपास के गांव में भी अचार प्रसिद्ध कर दूंगा। करुणा ने विघ्नेश की बात मानी और अचार आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध हुई। इससे उन दोनों को बहुत फायदा हुआ और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगे। भुट्टे वाला। एक गांव में 3 सबसे अच्छे दोस्त भूषण, रवि और संतोष रहते थे। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर मकई की फसल की कटाई शुरू की। उनकी पत्नियां नाश्ते के डिब्बे के साथ रोज खेत आती थीं और अपने पतियों को खाना खिलाती थीं। तीनों किसान एक दूसरे के बहुत करीब थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी एक दूसरे के बहुत करीब थीं। तीनों ने बहुत मेहनत की और बदले में उन्हें बहुत अच्छी फसल मिली। इसके साथ वे गांव के बाजार में मकई बेचने लगे। कुछ ही समय में स्वाद और मिठास के कारण सभी मकई भुट्टे बिक गए और दिन के अंत में उन्हें खूब कमाई हुई। उन्हें जो भी मुनाफा मिलता था वह उस पैसे को अपनी पत्नियों को भविष्य में उपयोग के लिए दे देते थे। उन 3 दोस्तों के लिए फसल काटना, खेत में देखभाल करना। तीनों किसान अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। उनकी पत्नियां अपने दैनिक घरेलू कामों को पूरा करती थीं और एक साथ एक जगह बैठकर फिर गपशप करती थीं। फिर एक दिन रवि और संतोष की पत्नी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर भूषण की पत्नी अपने गले में एक बहुत लंबी सोने की माला पहनकर आश्चर्यजनक तरीके से उनके पास आई। अन्य 2 महिलाएं उस लंबी सोने की माला को देखकर आकर्षित हुईं और वो भी वैसी माला खरीदना चाहती थीं। यह जानने के बाद कि भूषण की पत्नी ने अपने पति की बचत से सोने की लंबी चेन खरीदी है, उन्होंने भी अपने पतियों की बचत से सोना और साड़ी खरीदे और फिर उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। पतियों ने अपनी पत्नियों को सोने की माला और महंगी साड़ी पहने देखा और उनसे इसके बारे में पूछा। ऐसा बेफजूल खर्च पर पैसा बर्बाद करने के कारण वह सभी अपनी पत्नियों से नाराज थे और तीनों गुस्से में घर से निकल गए और सीधे खेत में आ गए। तीनों ने इस पर चर्चा की। वह उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने
उन्हें ऐसा लगा कि अगर वह अब सही निर्णय नहीं लेंगे तो भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वे एक विचार लेकर आए जो इस मामले में उनकी मदद कर सकता था। इसे लागू करने के लिए सभी घर वापस गए। हमारे भविष्य के बारे में बिना सोचे तुमने हमारी बचत को बर्बाद कर दिया। इसके बदले में तुम्हें एक व्यवसाय या नौकरी करके अपने सोने और साड़ियों के मूल्य जितना पैसा कमाना पड़ेगा। तुम तीनों आपस में फैसला करो कि इतनी बड़ी रकम कैसे कमाओगे और हमें अपना अंतिम फैसला सुनाओ। हमें बस ये बताएं कि आप तीनों कब शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी निर्णय लो। आप महिलाओं के पास सिर्फ 30 दिन है। तीनों अपनी पत्नियों को समझाकर घर से निकले। उसके बाद तीनों पत्नियां अपने सामान्य स्थान पर मिली। 30 दिनों में इतनी बड़ी कमाई कैसे संभव है? इतनी बड़ी रकम कमाने के लिए हमें ऐसा व्यवसाय शुरू करना होगा जो इस गांव में अभी तक नहीं है। यह क्या व्यवसाय हो सकता है? तीनों ने खूब चर्चा की। अरे मेरे पास विचार है। हमारे पति से सभी भुट्टे खरीदते हैं। हम 3 प्रकार के भुट्टे बेच सकते हैं। एक कच्चे, फिर एक तले हुए और एक वो जिस पर नींबू, नमक और काली मिर्च का लेप हो। अन्य 2 महिलाएं भी भूषण की पत्नी से सहमत थी। वे तीनों अपने पतियों के पास गईं और अपने विचार के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर तीनों किसानों ने सहमति जताई। उस दिन से उन तीनों ने बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया, जैसा कि उन्होंने अपने पतियों से वादा किया था। उन्होंने अपनी दुकान के ठीक सामने एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था कच्चा भुट्टा 15 रुपए, तला हुआ भुट्टा 20 रुपए और तला हुआ भुट्टा नमक, नींबू और काली मिर्च के साथ 25 रुपए। एक महिला ने भुट्टे का छिलका उतारा, दूसरी ने भुट्टे को भूना और तीसरी ने भुट्टे पर नींबू, नमक और काली मिर्च का लेप लगाया। बाद में उन्होंने उसे बेचकर पैसे कमाए। हालांकि ये महंगा था, पर फिर भी लोगों ने उसे खरीदना शुरू किया। 2 दिनों में ही काफी लोग भुट्टे लेने के लिए आए। उस मीठे रसीले भुट्टे के लिए लोग लंबी कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। दिन के अंत में उन्होंने भुट्टे बेचकर 6000 रुपए कमाए। इसी तरह से यह 30 दिनों तक जारी रहा और उन्होंने लगभग 1,80,000 रुपए कमाए। 31वें दिन वे तीनों अपने व्यवसाय से कमाए हुए पैसे लेकर अपने पतियों के पास गईं। पैसे वापस देने के बाद उन्होंने अपने पतियों से वादा किया कि वह अपने व्यवसाय को जारी रखेंगी और कड़ी मेहनत करेंगी। इसी तरह तीनों महिलाओं को पैसों और मेहनत का मूल्य पता चला। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहले की गई गलती को कभी नहीं दोहराया। उन्होंने अपने पतियों के काम में हाथ भी बटाया। बहुत सारी कमाई के साथ वे नाम और प्रसिद्धि के साथ खुशी से रहते थे। एक बार था एक लड़का शंकर नामक, जो अपनी माँ सबिता और बहन गुनिया के साथ थारेश्वर के गांव में रहता था। शंकर के पिताजी का देहांत उसके बचपन में ही हो चुका था। तब से शंकर की माँ ने ही घर के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी उठाई। सबिता ने बहुत मेहनत की अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। पैसों की कमी की वजह से शंकर ने स्कूल छोड़ दिया
और अपनी माँ के साथ काम करने लग गया, पर उन्होंने गोनिया की पढ़ाई को नहीं रोका। सबिता इमारतें बनाने वाले साइटों पर मजदूरी का काम करती थी। शंकर भी जो अपनी माँ के साथ काम पे जाने लगा, उसने देखा कि ये माहौल कुछ अलग और अनोखा था। कैसे ईंटों को जमा करके सीमेंट भर के दीवारें चढ़ाई गई जा रही थी, कैसे रेत और सीमेंट को मिलाया जा रहा था, फिर पूरे दीवार पर सीमेंट लगाया जा रहा था, फिर सूखे सीमेंट को जमाने के लिए पानी डाला जा रहा था और अंत में रंग लगाया जा रहा था। ये सब शंकर को बहुत पसंद आया। घर जाने के बाद, माँ, मुझे इमारतें खड़ा करने का तरीका बहुत पसंद आया। सच में बेटा? फिर क्यों ना तुम रोज मेरे साथ आ जाओ, सिर्फ काम के लिए नहीं, सब कुछ सीखने के लिए भी, और ताकि तुम एक दिन एक बड़े बिल्डर बन जाओ, है ना? हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। उस दिन से शंकर हर एक काम को गौर से देखने लगा। उसने जल्दी सब कुछ सीख लिया। शंकर को इस काम में बहुत दिलचस्पी हो गई और इसी कारण वह अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर देता था। बाकी के सारे मजदूर शंकर की कला को देखकर हैरान रह गए। सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसकी माँ को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता था। इसी तरह शंकर ने 4 साल तक मन लगाकर काम किया। इसी दौरान शंकर की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वह काम पे जाना बंद कर दी। अब शंकर अकेला था, जिसको बीमार माँ को भी संभालना था और अपनी बहन की पढ़ाई को भी। सेटों पर कमाई उनके लिए काफी नहीं थी, तो शंकर ने सोचा कि वह खुद का कंस्ट्रक्शन का कारोबार शुरू करेगा। माँ, कब तक मैं मजदूरी का काम करूंगा? अगर हमें हमारी समस्याओं को समाप्त करना है तो मुझे लगता है कि मैं खुद का कारोबार शुरू कर लूं। मेरे बच्चे, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, पर पैसों के बिना कोई काम शुरू कैसे करोगे? मेरे पास एक योजना है माँ। मैं चंपकलाल सेठ के घर पर काम कर रहा था। उन्होंने मेरा काम देखकर बोला कि वो मुझे जब भी जरूरत हो तब वो मेरी मदद करेंगे। अब उनके घर का काम अधूरा रह गया है। मैं उनसे पैसे लेकर उनका काम खत्म कर दूंगा। तुम बहुत बुद्धिमान और कलाकार हो बेटा। जाओ और सेठ साहब से बात कर लो, देखते हैं क्या होगा। शंकर चंपकलाल के पास जाकर अपनी योजना के बारे में उनको बोलता है। अरे बेटा, इतनी कम उम्र में तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर ऐसे काम करने के लिए तुम्हें कम से कम 10 बंदों की जरूरत है। तुम कहाँ से ले आओगे? सर जी, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, एकदम सही काम करते हैं और ईमानदारी से, वो भी कम पैसों में। आजकल ऐसे लोग कहाँ पे मिलेंगे शंकर? मैं और मेरी दोस्त बहुत सालों से मजदूरी का काम कर रहे हैं साहब। हम दिन भर काम करके भी ये लालची बिल्डर लोग हमें ठीक से पैसे नहीं देते थे। ऐसा बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं सर जी। अगर मैं उनसे बात करूंगा तो हम जरूर एक साथ हाथ जोड़कर काम कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है बेटा, पर किसके घर पे काम शुरू करोगे? सर जी, आपका काम भी तो कब से रुका पड़ा है। मैं आपके घर पर काम शुरू करूंगा। मैं आपके घर का काम देखते ही देखते खत्म कर दूंगा, देख लेना। ठीक है बेटा, जाओ और भगवान का नाम लेकर ये शुभ काम शुरू करो। शंकर अपने मजदूर दोस्तों के पास गया और उनको इस काम के बारे में बताया। सारे दोस्त इस विचार से खुश थे और तुरंत शंकर ने उनको काम के लिए पैसे भी दे दिए।
अगले दिन से सबको काम पे लगना था। अगले दिन शंकर के दोस्त आए अपना अपना सामान लेकर। शंकर ने बचे हुए पैसों के साथ बाकी का सामान लाया, जैसे कि सीमेंट, रेत वगैरह। मजदूर पहुंचने से पहले ही उसने सारा माल और सामान तैयार रखा। सब लोग इस नए काम को लेकर बहुत खुश थे। क्योंकि सब जवान थे, वह काम भी जल्दी जल्दी खत्म करने लगे। शंकर बाकियों को सही दिशा दिखा रहा था काम करने का, और देखते ही देखते 2 महीनों के अंदर सारा घर तैयार हो गया। चंपकलाल का ये नया घर देखकर सब लोग हैरान रह गए। शंकर के पहले मालिक भी ये काम देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसने इतना अच्छा मकान बनाया। चंपकलाल सेठ का घर देखकर अब बाकी के लोग भी अपने अपने मकान बनवाने के लिए शंकर को बुलाने लगे। शंकर बेटा, तुमने इतने कम समय में मेरा इतना अच्छा मकान बना दिया। वाकई में लाजवाब काम किया तुमने। सेठ साहब ने फिर शंकर को अपने काम के लिए अच्छा खासा पैसा भी दे दिया। पैसों के साथ उसने अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखा और अपनी बहन को बेहतर स्कूल में डाला। उसने खुद के परिवार के लिए भी मकान बनवा लिया। 18 वर्ष के अंदर अंदर शंकर ने कई प्रकार के लोगों से काम कर लिया। उसने अपनी कला का इस्तेमाल किया मेहनत के साथ, जिसकी वजह से उसको प्रशंसा मिली। अंत में उसने अपने परिवार को सुखी भरा जीवन दिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि परिश्रम के बिना प्रतिभा किसी काम का नहीं।